मुनादी कर दी सूरज ने, निपट लो चांद, रात से निपटने की तुम्हारी बारी है। रात से निपटने की तुम्हारी बारी है। रात जितनी भी काली हो, कभी कभी तो जुगनुओं की जिम्मेवारी है। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और पहले इस एपिसोड को शुरू करने से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपके सामने नहीं आए हैं। और आप जानते ही हैं कि बीच में पूजा पाठ था और पूजा पाठ को लेकर के थोड़ी तैयारियां थी। आपको पता है कि भोजपुर में जिस ट्रस्ट से जुड़ा हूं, वहाँ इस तरह के आयोजन बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हीं आयोजनों के सिलसिले में 2 दिनों तक आपसे दूर रहने का मौका लेना पड़ा, इजाज़त लेनी पड़ी। खैर वापस आ गया हूँ, फिर से सिलसिला शुरू होगा। और सिलसिला शुरू होते ही सबसे पहले ये कोई नीतीश जी की बड़ाई नहीं है, पर पिछले 2-3 दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, जिस घटना को लेकर के एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भले ही मुखर होकर के नहीं बोल रही हो, पर भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी को भय हो गया है कि अब नीतीश जी का अगला स्टेप क्या होगा। दूसरी तरफ आरजेडी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जिस तरह से वो एक्ट कर रही है, उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ अलग होने वाला है। और इस मामले से निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस बात को देखा और सुना जा रहा था, कहा जा रहा था। हालांकि बार बार इस समीकरण को लेकर के जो भारत लाइव शुरुआती दौर में जब बोल रहा था, तब से लेकर के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार अचानक से इतने मजबूत कैसे हो जाएंगे, ये सब कुछ कैसे हो जाएगा, जो नीतीश कुमार मात्र 43 सीटों पर है वो कैसे आगे सरवाइव कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें करने देगी नहीं करने देगी। लेकिन एक शख्स दिल्ली में बैठ करके सारी योजनाएं बना रहा था। और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच जो लौकुश समीकरण की तैयारियां थी, ये तैयारी हालांकि हो तो बहुत पहले से गई थी, लेकिन नीतीश कुमार कब तक वेट करना चाहते थे। नीतीश कुमार की नीति और रणनीति इतनी अलग तरह से बनती है कि वो अंतिम समय तक आपको चीजों को, तथ्यों को सामने लाने नहीं देते हैं और एक बैग अचानक से वो चीजों को रख करके और बूम करते हैं। कई बार ऐसा उन्होंने किया है। और अब लौकुश समीकरण के बहाने वो अपने दोनों ही प्रतिद्वंदी साथ में रह करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही थी उसे, और अलग होकर के तेजस्वी यादव और उनकी टीम जिस तरह से एक्ट कर रही थी उनको, दोनों को सबक देने का प्लान बना लिया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, उसके अपने एजेंडे हैं वो, और दूसरी तरफ एमओआई समीकरण। हालांकि एमओआई समीकरण में तो सेंधमारी हो चुकी है। आपको याद होगा जब सदन में AIMIM जिसने इस बार सीमांचल में 5 सीटें प्राप्त किया है, और कहीं ना कहीं ये झटका नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों के लिए है। उनके सवालों के जवाब में नीतीश कुमार ने किस तरह से रिएक्ट किया था, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। भारत लाइव ने भी खबरों को दिखाया था। इन सब के बाद कहा यह जा रहा था कि ये लौकुश समीकरण क्या कर पाएगा, लेकिन जब कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर इतनी चिंता क्यों। सुबह सवेरे उठते हैं तेजस्वी यादव और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, चीजों को बताते हैं, तथ्यों को रखते हैं। इन सब के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि लौकुश समीकरण बनने से बाकी के लोगों को क्या फायदा होगा। यह समीकरण पिछले 15 सालों से भी ऊपर से चल रहा है, उससे भी पहले अगर कहें तो चल रहा था। और इन सारे समीकरण को जोड़ करके ही नीतीश कुमार इतने कम, जिस पैमाने पर, जिस कसौटी पर आप कसें, जो वोट के लिए जरूरी होता है कि एमओआई समीकरण पर 15 साल से हावी हैं, भारतीय जनता पार्टी को 15 सालों से अपने नीचे रखे हुए हैं। जब भी जरूरत होती है, जिससे भी चाहते हैं दोस्ती हो जाती है, जिससे भी चाहते हैं उसको अलग कर देते हैं। ये तो विशेषता है।
और यही विशेषता नीतीश कुमार की अब तक उनको टिकाए हुए है। इसके वो मास्टर माने जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के तो मास्टर हैं, इसके साथ साथ समीकरण गढ़ने के मास्टर माने जाते हैं। आज उनके पास मात्र 43 सीटें हैं, लेकिन शुरुआती दौर को छोड़ दिया जाए, जब परिणाम आए थे उसके बाद से नीतीश कुमार ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया था और उस तैयारी का हिस्सा थे उपेंद्र कुशवाहा, जो उनके साथ आने के लिए अब हालांकि ये कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई विकल्प नहीं था तो ये गलत होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी जन्म के समय से ही बार बार टूटती और बीमार पड़ती रही है। अब देखिए 2013 में पार्टी बनी, 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, 3 सीटें जीत करके आए एमपी के और तीनों अलग अलग हो गए। उसके बावजूद भी सरवाइव करते रहे और मंत्रालय संभालते रहे। उसके बाद चुनाव आया। चुनाव में जब विधानसभा का लड़े तो नीतीश के विरुद्ध लड़े। हालांकि सीटें कम आई, उस समय भी टूटे। जो भी उनके विधायक और एमएलसी थे सारे टूट करके इधर उधर बिखर गए। उनमें से बहुत कम लोगों को आप देख रहे होंगे जो सत्ता में या फिर कहीं पर टिके हुए हैं, बाकी सारे लोगों की स्थिति क्या है, तितर बितर हो गए। एक और दौर आया जब लोकसभा 2019 का चुनाव आया, उससे पहले फिर बिखरे, कई खंडों में बटे, लेकिन खड़ा रहे। एक भी सीट नहीं जीतने के बाद महागठबंधन किसी तरह से सरवाइव किया और उस सर्वाइवल के दौर में एक चीज नजर आई और वो चीज थी कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा इतना टूटने के बाद सब कोई विक्षत हो गया था। पूरा का पूरा महागठबंधन बिखर गया था और इस चिंता में पड़ गया था कि अब आगे की रणनीति कैसे होगी। तब उपेंद्र कुशवाहा खड़े हुए और नीतीश कुमार के विरुद्ध बिगुल फूका, शिक्षा को लेकर के आगे बढ़े। और ये वो दौर था जब उनके साथ सब लोग छोड़ दिया था। माधव आनंद उनके साथ थे, जिन पर तोहमत लगाया गया था, और वही माधव आनंद एक बार फिर से कड़ी का काम किए और आज फिर से नीतीश कुमार जैसा रणनीतिकार उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ला करके खुश महसूस हो रहा है। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर पड़ेगा। अंतर यह पड़ेगा कि एक तरफ जहां इस देश में आपने देखा होगा कि 5 अलग अलग राज्यों, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। उस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लेकर के पूरा विपक्ष अपने अपने तरह से चीजें तैयार कर रहा है, तैयारियां कर रहा है। उन तैयारियों का हिस्सा कहीं ना कहीं मुख्य रूप से कहिए या फिर प्रत्यक्ष में कहिए, नीतीश कुमार की भी तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं। आपने देखा होगा किस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने आन बान शान की लड़ाई मान चुका है। उसको हराने के लिए लगभग विपक्ष के बहुत सारे दलों ने आत्मसमर्पण कर दिया, या फिर कहा जाए तो ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन कर दिया जाए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, चूंकि देश की राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी मजबूरी भी है। वही वाम दल लगभग 3 दशक से भी ज्यादा, 3.5 दशक से ज्यादा सत्ता में रह चुका है बंगाल में, वो चुनाव लड़ेगा ही। माकपा ने लगभग 37 साल तक शासन किया था। अब ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की इस लड़ाई में नीतीश कुमार कैसे अपने आप को तैयार करेंगे और नीतीश कुमार लघु समीकरण से आगे क्या करेंगे, ये एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है, यक्ष प्रश्न था। कहा जा रहा था कि मध्यावधि चुनाव होंगे, आज भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन गई है। नीतीश के इस चाल ने बड़ा जबरदस्त का कमाल कर दिया है, और इस कमाल से जहां एक तरफ आरजेडी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि चुनाव परिणाम के बाद भारत लाइव ने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश को किनारे करके आरजेडी, जो सबसे मजबूत पार्टी है, उसके सामने अपने आप को खड़ा करके और इस लड़ाई का मुख्य हिस्सा बन जाए। लेकिन ऐसा बात करने से पहले नीतीश कुमार ये सारी रणनीति समझ चुके थे और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। आज आंकड़ों की दृष्टि से आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मात्र 43 सीट वाले नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में कैसे सामने खड़े हो गए, और ये मजबूरी अब दोनों ही की होने जा रही है। खास करके भारतीय जनता पार्टी को रास्ते से हटाना नीतीश कुमार का सबसे बड़ा युद्ध का सोच है।
इस पूरी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को वो फ्रेम से बाहर करना चाहते हैं और इस लड़ाई में उनके साथ आप समझ सकते हैं कि कौन ऐसा होगा जो नहीं आना चाहेगा। दूसरी बात कि आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, यह फैसला करना है तेजस्वी यादव को। अगर तेजस्वी यादव यह फैसला करते हैं तो फिर अपनी पार्टी और अपने आइडियोलॉजी से समझौता के कारण उनको टूटने से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध का ही बिगुल उन्होंने फूंका है। हालांकि उनके पिताजी शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही सरकार में आए थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज की परिस्थिति यह है कि 43 सीट वाले नीतीश कुमार को AIMIM का समर्थन प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहीं अगर बात करें, अगर बीजेपी विरोध की राजनीति करेंगे तो 19 सीटें उन्हें कांग्रेस की भी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, वाम दलों के 16 सीट भी उन्हें मिल जाएंगे। 2 सीटें उन्हें पहले से मिल चुकी है। एक एलजेपी के उम्मीदवार हैं जो कि लगातार, आपको पता है कि वो अपनी पार्टी से ही गुस्से में चल रहे हैं, पार्टी के बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास 86 सीटें हो जाती हैं और वो सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ जाते हैं। अब इस परिस्थिति में आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नीतीश कुमार के साथ रहने की है और ये रणनीति नीतीश कुमार ने तैयार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में अगर परिणाम बेहतर आते हैं, उसके पक्ष में आते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को दबाने का प्रयास करेगी, लेकिन नीतीश कुमार दबने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने तैयारियां कर ली हैं। आपको याद होगा कि RCP सिंह ने भी कहा है कि हमारे में 243 सीटों पर लड़ने और जीतने का मादा है, बस हमें अपनी शक्ति को संचयित करना है और यह संचय कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ऐसे जीवट आदमी को अपने साथ ला करके कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से भले ही संख्या बल में कमजोर नजर आते हों, लेकिन वैचारिक और मानसिक रूप से राजनीति के एक बड़े ही माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से भी विद्रोह किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह किया है, उन्होंने आरजेडी से भी विद्रोह किया है और यह विद्रोह RLSP पार्टी के रूप में उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा रखा है और हमेशा झंडा बुलंद रख करके विद्रोह और विरोध की राजनीति, विपक्ष की राजनीति करके उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। ऐसी स्थिति में अगर कुछ लोग उनके आइडियोलॉजी से अलग हट जाते हैं तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। अब नीतीश कुमार को एक बार फिर से एक मजबूत स्तंभ और कहा जाए तो उनका भाई उन्हें मिल गया है, जिसने नीतीश कुमार बनने में बहुत बड़ा योगदान किया था। योगदान तो बहुत लोगों का है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का योगदान इसलिए भी है कि लौकुश समीकरण अब पूरी तरह पैक्ट और इंटैक्ट करने की तैयारी चल रही है। हालांकि सीटों के हिसाब से देखें तो आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल सहित भारतीय जनता पार्टी भी समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन लौ और कुश का मतलब आज भी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ही माना जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरी तैयारी चल रही है, इन सारे समीकरणों के साथ अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय पर लेकर के आते हैं। यह विषय है कि इतना तो आप मान चुके होंगे कि अब RLSP का जदयू में विलय हो जाएगा, वहीं से निकल करके आई भी थी और फिर छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं। अभी समुद्र बन गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग दल से आकर के लोग नीतीश कुमार के पास मिल रहे हैं। अब पूरी पार्टी लेकर के उनके छोटे भाई बंटवारे का जो सिलसिला था उसे समाप्त करते हुए पुनः एक साथ आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर अब तक आपके पास नहीं पहुंची होगी। 14 तारीख को रविवार को संध्या 3 बजे विलय का जो ये पूरा आप लगातार सुन रहे होंगे वो हो जाएगा। और ये खबर सबसे पहले आपको भारत लाइव दे रहा है कि रविवार 14 मार्च को बिहार के राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है और ये टर्निंग पॉइंट लौकुश समीकरण के साथ शुरू होगा। आपको याद होगा कि बहुत पहले और आज से 3-4 महीना पहले, चुनाव से भी पहले, संपादक नमन मिश्रा
लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि लौकुश समीकरण को एकजुट करने का एक बड़ा प्रयोजन तैयार किया जा रहा है, जो कि नजर आएगा और आज वो अपने स्वरूप में आना शुरू कर चुका है। माधवानंद ने जिस तरह से ये पूरा रचा, उसकी रचना आज अंतिम रूप लेने जा रही है। और इस अंतिम रूप में कहा तो ये जा रहा है कि लौकुश के बाद अन्य लोग क्या करेंगे, तो अन्य लोगों का क्या कुछ होगा, ये आपको बारी बारी से नजर आने लगेगा। सभी का समर्थन है और आज जब कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा तो कल बिहार के इतिहास में एक नया दिन होगा और भाई भाई एक होंगे। और ये चिंता का कारण बनाए हुए है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को, वहीं तेजस्वी यादव को, जो कि अब बार बार हम आप बता रहे हैं कि अपने पिता के अनुपस्थिति में पार्टी को संगठित करने, समायोजित करने और एक साथ एकजुट लेकर के चलने और इसके साथ साथ महागठबंधन को भी एकजुट रखने में प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को कितना वो सफल कर पाते हैं इस नए समीकरण के साथ, ये बड़ा ही चैलेंजिंग होगा। चैलेंज नीतीश कुमार ने दे दिया है और इस चैलेंज पर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बंगाल चुनाव के साथ साथ असम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं अब जड़ें हिलने लगी हैं। एक तरफ हमने पहले आपको बता दिया कि ममता बनर्जी को बिना शर्त विपक्ष का समर्थन और उस पर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का साथ आना और भारतीय जनता पार्टी का भीतर ही भीतर जड़ें खोदने की तैयारी बहुत कुछ कहता है। आने वाला भविष्य इस देश के लोकतंत्र में कुछ नया इतिहास रचने के लिए तैयार होने जा रहा है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी बंद नहीं होता। हमारी नजर पूरी तरह बिहार के एक एक छोटे से छोटे अपडेट पर है। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।